नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 5। पाठ का नाम है नदी यहाँ पर। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, इसके सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 हॉकी का जादूगर पाठ को पढ़ाया था, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 5 नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्त आई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। इसके कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। अब हम इसका सार करेंगे। पहले डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई यह कविता नदी यहाँ में नदी का सरल और सुंदर वर्णन किया गया है। नदी की धारा लगातार आगे बढ़ती ही जाती है। वह आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में समुद्र को प्राप्त कर लेती है। अपनी लंबी यात्रा में नदी सबको अपना पानी देती जाती है। वह खेतों को सींचती है, वह फसलों को हरा भरा बनाती है। कहीं वह सीधी चलती है तो कहीं टेढ़ी हो जाती है। वह कभी भी बहते बहते थकती नहीं है। कहीं वह किनारों के पीछे छिप जाती है तो कभी लुका छिपी करती है। जब पर्वतों से वह नीचे आ रही थी तो उसकी धारा बहुत तेज थी, लेकिन मैदानों में आकर उसकी चाल धीमी हो गई थी। वह सब तरफ अपना पानी बरसाती जाती है और हरियाली फैलाती जाती है। वह दिए की जगमग सी तरह जलती सी रहती है और फिर सागर में मिल जाती है। वह सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। अब हम इसके सप्रसंग सरलार्थ करेंगे। तो पहला पहरा है नदी यहाँ पर मुड़ती है से लेकर फसल बनाती है धानी। पहले करेंगे हम प्रसंग। ये पंक्तियाँ नदी यहाँ पर नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री डॉक्टर प्रसाद ने लिखा है कि नदी की धारा के लगातार आगे बढ़ते जाने के बारे में लिखा है। सरलार्थ। कवि कहता है कि नदी पहले तो यहाँ मुड़ती है, फिर वह आगे लगातार चलती ही जाती है। चलते चलते आखिर में वह सागर को प्राप्त कर लेती है। आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत लंबा रास्ता मिला। वह सारे लंबे रास्तों को पानी देती है। वह खेतों को अपने पानी से सींच सींच कर फसलों को हरा भरा कर देती है। दूसरा पहरा है चलती किसी जगह सीधी से लेकर बिल्कुल ही खो जाती है तक। प्रसंग है ये पंक्तियाँ नदी यहाँ पर नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता को डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखा है। कवि ने नदी की धारा के लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का वर्णन किया है। सरलार्थ। आगे बढ़ती हुई नदी किसी जगह पर सीधी चलती है तो कहीं कहीं वह टेढ़ी हो जाती है। जब वह आगे बढ़ती है तो वह लहरों को ऊंचा उठाती है। वह कहीं भी थकती नहीं है। वह कहीं ऊंची नीची जगहों में छिपती हुई मैदानों में आ जाती है। वह लुका छिपी का खेल खेलती हुई कहीं कहीं तो बिल्कुल ही खो जाती है, अर्थात कहीं कहीं ऊंचे नीचे स्थानों के पीछे वह छिप जाने के कारण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तीसरा पहरा है बहुत तेज थी पर्वत पर से लेकर मन में बुरा न लाती है। प्रसंग। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 में दी गई कविता नदी यहाँ पर से ली गई हैं। इस कविता को डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखा है। कवि ने पर्वत से समुद्र की तरफ
बहती हुई नदी के बारे में लिखा है। सरलाट, कवि कहता है कि नदी जब पर्वत पर थी तब वह बहुत तेज थी। जब वह ऊपर से नीचे मैदानों की तरफ आई है तब से उसकी चाल धीमी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे वह थक कर सुस्ताने लगी हो। वह अपना पानी बिखराती जाती है, सब तरफ हरियाली को बिखराती जा रही है। नदी से चाहे कितना भी पानी ले लो, वह अपने मन में इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। भाव है कि मैदानों में नदी का पानी फसलों को जीवन देता है। चौथा पैरा है, किसे पता है आई कब से लेकर रात और दिन धरती पर। प्रसंग है इसका, ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 में दी गई कविता नदी यहाँ पर से ली गई हैं। इस कविता को डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखा है। कवि ने नदी के जल की पर्वतों से समुद्र तक की यात्रा को प्रस्तुत किया है। सरलाट, कवि कहता है कि किसको पता है कि नदी पर्वतों से वहाँ कब आई, मगर इतना पक्का है कि लगातार चलती रहेगी। किसी दिए जैसी जगमग उसके जल में सदा होती रहेगी। वह सदा जलती ही रहेगी। नदी बहती बहती सागर में मिल जाएगी। सागर में मिलकर वह फिर सागर बन जाती है। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक धरती पर रात और दिन बनते रहेंगे। भाव यह है कि सागर से बादल बनते हैं और वे ही बरसकर नदियों में बदल जाते हैं। नदियाँ फिर बहती हुई सागर में मिल जाती हैं। यह चक्कर तो सदा ही चलता रहेगा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ। जगर मगर यानी जगमग। सागर माने होता है समुद्र। सींच कर, इसका अर्थ है सिंचाई करके। सुस्ताई यानी आराम किया। अब हम इसके भाग 2 कविता से पहला प्रश्न करेंगे, नदी अंत में कहाँ पहुँचती है। इसका उत्तर है नदी अंत में सागर में मिल जाती है। प्रश्न 2, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है। उत्तर है नदी के जल से फसलों की सिंचाई होती है, जिससे फसलें बड़ी होती हैं और हमें अन्न मिलता है। प्रश्न 3, नदी किस में छिप जाती है। उत्तर है नदी समुद्र में छिप जाती है। प्रश्न 4, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ पर धीमी होती है। इसका उत्तर है नदी की चाल पहाड़ों से निकलने पर तेज और समतल मैदानों में आने पर धीमी हो जाती है। प्रश्न 5, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है। इसका उत्तर है नदी सागर के जल में मिलकर दोबारा से सागर बन जाती है। अब है आपकी बात। आपने कभी नदी या नहर अथवा बहता पानी देखा होगा, उसका वर्णन करें। उत्तर है मैंने गंगा नदी देखी है। वह पर्वतों से नीचे मैदानों की ओर बहुत तेज गति से बहती है। उसकी कल कल आवाज़ दूर से ही सुनाई दे जाती है। नदी में जल के बहने की गति बहुत तेज है। जल बहुत साफ है। उस जल में जो वस्तु गिर जाती है वह जल की तेज गति में बह जाती है। कई बड़ी बड़ी चट्टानें भी उसमें दिखाई देती हैं। नदी का तेज बहाव उन्हें पर्वतों से बहाकर साथ ले आया होगा। खैर, नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, आपस में चर्चा करें। उत्तर है नदियाँ मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। वे बिजली उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। उनके जल से फसलों को प्राप्त किया जाता है। वे नौकाओं के द्वारा व्यापार में सहयोग देती हैं। उनमें रेत पत्थर आदि प्राप्त किए जाते हैं जो भवन निर्माण में काम आते हैं। नदियों से मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है। यदि हाँ तो अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। उत्तर, हाँ, मैंने नाव में बैठकर कर्ण लेक की सैर की थी। नाव में बैठकर जल में घूमना सच में ही अद्भुत प्रतीत होता है। चारों तरफ पानी में तैरती मछलियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। नाव का चप्पू चलाने का अनुभव तो बहुत ही अलग तरह का प्रतीत होता है। अब आगे है नंबर 4 कविता से आगे। भारत के मानचित्र में गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल को देखें और उनके तट पर बसे 5 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है गंगा और यमुना के तट पर बसे नगर हैं हरिद्वार, काशी, दिल्ली, आगरा और मथुरा। तो देखिए ये भारत का नक्शा है। इसमें ये देखिए गंगा के और यमुना की सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बताया गया है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री और यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री। गंगा नदी के तट पर जो
बसे प्रमुख नगर हैं वो है हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना, भागलपुर। और यमुना नदी के तट पर बसे प्रमुख नगर हैं दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। अब आगे है मिलान करें। पहला है संगम, इसका मिलान होगा राइट साइड में देखिए एक नंबर लिखा है जहां दो नदियां मिलती हैं। दूसरा है डेल्टा, इसका मिलान होगा नदी जहां समुद्र में मिलने से पहले कीचड़ जमा कर देती है, 2 नंबर लिखा हुआ है। नंबर 3 उद्गम, इसका मिलान होगा नीचे देखिए नदी जहां से निकलती है। नंबर 4 कगार, इसका मिलान होगा नदी का किनारा। नंबर 5 कछार, इसका मिलान होगा नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। नंबर 6 भांभर, इसका मिलान होगा पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। नंबर 7 तराई, इसका मिलान होगा पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदल का निर्माण करती है। दी गई वर्ड पहेली में भारत की प्रमुख नदियों के नाम छिपे हैं, इन्हें ढूंढें और लिखें। तो मैंने लिखा है यमुना, कृष्णा, गोदावरी, व्यास, ताप्ती, सतलज, चिनाब, झेलम, गंगा, कावेरी और नर्मदा। 10 नदियाँ 11 हैं। आगे भाषा की बात। नदी चलती है, नदी उछलती है, नदी बहती है, नदी गिरती है, नदी मिलती है, नदी मुड़ती है। तो इसमें चलना, उछलना, बहना, गिरना, मिलना, मुड़ना ये सभी क्रियाएं हैं, इनके किसी काम के होने का पता चलता है। आप कौन सी क्रियाएं करते हैं सोचें और लिखें। तो इसमें मैंने लिखा है चलना, मिलना, उछलना, मुड़ना, गिरना और खाना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं, जैसे अमर जो कभी न मरता हो। ऐसे ही कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं, आप उनके लिए एक एक शब्द लिखें। जो दिखाई ना दे अदृश्य, दिखने और छिपने का खेल लुकन छिपाई, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे मिटाया ना जा सके अमिट, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्षितिज, जिसकी उम्र लंबी हो दीर्घायु, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। छिपना, प्रकट, चलना, रुकना, टेढ़ा, सीधा, मोटा, पतला, दिन, रात, सुंदर, असुंदर, आगे पीछे, कल, आज। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है नदी यहाँ पर कविता के कवि कौन है। राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर श्री प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, चंदन यादव। इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। सागर से, झीलों से, पहाड़ों से, नहरों से। इसका सही उत्तर है प्रश्न 3 चलते चलते आखिर में नदी किस में मिल जाती है। झील, सागर, महानदी, तालाब। इसका सही उत्तर है प्रश्न 4 पर्वत पर नदी की चाल कैसी होती है। तेज, मध्यम, बहुत धीरे, लुका छिपी वाली। इसका सही उत्तर है प्रश्न 5 नदी फसलों को हरा भरा कैसे बनाती है। जगर मगर करके, लुका छिपी करके, सींच सींच कर, सागर में मिलकर। इसका सही उत्तर है प्रश्न 8 नदी कब धीमी और सुस्ताई हो जाती है। जब वह पर्वत पर होती है, सागर में मिलकर, रात होने पर, नीचे मैदान में आकर। इसका सही उत्तर है प्रश्न 7 नदी किसकी तरह जगर मगर करती है। ट्यूबलाइट की तरह, सूर्य की तरह, दिए की तरह, बल्ब की तरह। इसका सही उत्तर है प्रश्न 8 नदी सागर में मिलकर क्या रूप ले लेती है। झील, सागर, नदी, महासागर। इसका सही उत्तर है प्रश्न 10 नदी किस बात का बुरा नहीं मानती है। थकने पर, लुका छिपी करने पर, जगर मगर करने पर, कितना भी पानी लेने पर। इसका सही उत्तर है प्रश्न 11 नदी चलती है वाक्य में रेखांकित पद क्या है। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। इसका सही उत्तर है क्रिया। प्रश्न 12 रिक्त स्थान भरो किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही एक दिए सी जगर मगर। रात और दिन धरती पर, मैदानों में आती है, सदा रहेगी जलती ही, हरियाली फैलाती है। इसका सही उत्तर है सदा रहेगी जलती ही। प्रश्न 13 नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है। उद्गम, संगम, तराई, डेल्टा। इसका सही उत्तर है प्रश्न 14 राम अगर मोटा है तो रमेश पतला, राम अगर आगे है तो रमेश पीछे, राम अगर सीधा है तो रमेश लंबा, टेढ़ा, मुड़ा हुआ,
घ छोटा, इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 15, जिस प्रकार निशा, रजनी, रात्रि, रात के पर्यायवाची हैं, उसी प्रकार नदी के पर्यायवाची हैं। क सरिता, ख वाहिनी, घ तरंगिनी, घ उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 16, हरियाणा के एक पड़ोसी राज्य का नाम 5 नदियों से जुड़ा है, वह है क दिल्ली, ख हिमाचल प्रदेश, घ पंजाब, घ राजस्थान, इसका सही उत्तर है घ पंजाब। प्रश्न 17, भगवान शिव की जटाओं से कौन सी नदी निकलती है? क गंगा, ख यमुना, घ सरस्वती, घ कावेरी, इसका सही उत्तर है क गंगा। प्रश्न 18, नदियों में कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ डालने, कपड़े धोने, मल डालने से कौन सा प्रदूषण होता है? क वायु प्रदूषण, ख जल प्रदूषण, घ ध्वनि प्रदूषण, घ मृदा प्रदूषण, इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 19, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क अमेजन, ख मिसिसिपी, घ झील नील, घ येलो नदी, इसका सही उत्तर है घ नील नदी। प्रश्न 20, पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। क तराई, ख कछार, घ भांभर, घ डेल्टा, इसका सही उत्तर है घ। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 जासूस जमील पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।